हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में देखेंगे चैप्टर 4 जो कि है आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स। मींस एटम की क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। मींस जो आपका एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के क्या रोल्स हैं, एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, मींस थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स एक्सेट्रा, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो भी आपका एक्सरसाइज है वो कराया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ ही आपका इन टेक्स्ट और जो ये आपका एक्सरसाइज होगा इन्हीं के साथ ही पूरा का पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जब इसकी मैपिंग की बात करेंगे तो एटम्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इनकी डिस्कवरी पर्सन्स भी आपको पता होना चाहिए, तो वो अभी आगे क्वेश्चन हैं वो हम देख लेंगे। तो पेज नंबर 43, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो पेज नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हाट आर कैनाल रेज, ठीक है। इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होती हैं? तो आपने एनोड रेज के बारे में सुना और कैथोड रे, है ना। एनोड एंड कैथोड आप पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, आपने 8th में भी पढ़ा होगा इसको कि एनोड और कैथोड। तो जो ये एनोड रेज हैं, ठीक है, यही क्या कहलाती हैं आपकी कैनाल रेज कहलाती हैं। इन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और यही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है, ठीक है। तो क्या समझा आपने कैनाल रेज के बारे में? कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। क्या होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और जो ये रेज होती हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कंसिस्ट करती हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन कहलाते हैं, ठीक है। दे वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था एनोड रेज को या कैनाल रेज को, ठीक है। तो आपको ये इतने पॉइंट्स इनके बारे में याद रखना है कैनाल रेज के बारे में। अगर हम बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, प्रोटॉन के फैक्ट के बारे में, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये प्रोटॉन हो गए। इनके फैक्ट की बात करें अगर, तो कैसा चार्ज होता है इस पर? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव का मतलब आप प्लस लिखेंगे, कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये होता है प्रोटॉन पर चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर भी वैल्यू आपकी यही होगी, बट वहाँ पर कैसा चार्ज होगा? निगेटिवली चार्ज होगा, माइनस करके डिनोट करेंगे आप, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बस ये इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। मास ऑफ प्रोटॉन, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट और देखते हैं, मास प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखेंगे कितना होता है, तो ये होता है 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। वहीं पर अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे तो कितना होगा? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोटॉन का मास, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इफ़ एन एटम कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, ठीक है। तो सिंपल सा अभी मैंने आपको क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन पर मैंने आपको बोला निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर मैंने आपको बोला पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों ही एक ही एटम के न्यूक्लियस में हैं, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट हो जाएंगे और रिएक्ट करके क्या होगा? इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर कैसा होगा? विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, तो ये क्या कोई चार्ज कैरी करेगा? नो। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, और जब ये दोनों ही मिलेंगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? नलीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको आंसर इसका कैसे लिखना है? एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेर एज अ प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। The magnitude of their charge is equal. Therefore, in atoms containing 1 electrons and 1 proton,
विल नॉट कैरी एनी चार्ज, दस इट विल बी अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे एक दूसरे से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, बट इसकी खोज किसने की थी, तो आपको ये भी याद रखना है, जे थॉम्सन। जे थॉम्सन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन आप क्या बोलेंगे, गोल्ड स्टीन। ठीक है, तो गोल्ड स्टीन सर ने किसकी डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 49 का। ठीक है, पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल। ठीक है, अब यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है, थॉम्सन मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो थॉम्सन मॉडल एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल, ये आपको बताना है। तो अगर आपने थॉम्सन मॉडल के बारे में सुना होगा तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो थॉम्सन मॉडल है, अकॉर्डिंग टू थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम, द एटम कंसिस्ट ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो गए। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इसी के इनसाइड क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फिर ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मैग्नीट्यूड की अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो इक्वल होंगे। दस बाई काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर्स इफेक्ट दे मेक एन एटम न्यूट्रल। ठीक है, तो काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर्स इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ये बैलेंस कर देते हैं, बिकॉज दोनों में सेम मैग्नीट्यूड है, बस एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जो एटम होता है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं थॉम्सन मॉडल के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो जो थॉम्सन का मॉडल था बहुत ही अच्छा मॉडल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए आपसे। थॉम्सन मॉडल को बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल। क्या बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, किसके मॉडल को बोला गया, थॉम्सन के मॉडल को बोला गया। इसमें जो प्रिडिक्ट किया गया वो ये प्रिडिक्ट किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, इनसाइड द सर्कल। ये एक वाटरमेलन की तरह ये एक समझ लो एक शेप हो गया। ठीक है, जो ये आउटर लाइन है ये क्या हो गया, आपके पॉजिटिव स्फीयर हो गया। क्या हो गया, ये पॉजिटिव स्फीयर हो गया, जिसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, और इसके इनसाइड क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गए। इनकी कंपैरिजन कैसे की गई, जैसे वाटरमेलन में जो अंदर सीड्स होते हैं वो सीड्स क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और जो ऊपर ग्रीन वाला स्फीयर था वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, और अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये जो मॉडल हुआ ये किसको एक्सप्लेन किया, न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया। क्यों न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये न्यूट्रल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिलकर क्या हो गए, ये बैलेंस हो गए, तो ये न्यूट्रल हो गए। इसीलिए ये किसको एक्सप्लेन करते हैं, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स को ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। लेकिन इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, बिकॉज इट नॉट एबल टू एक्सप्लेन अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट एन एटम। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, थॉम्सन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आया थॉम्सन मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड मॉडल आया फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है, रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया, थॉम्सन एटॉमिक मॉडल नोन एज वाटरमेलन मॉडल। इसमें जो स्फीयर होता है पॉजिटिव होता है, अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, इसलिए जो एटम होता है वो कैसा होता है, एक न्यूट्रल एटम होता है। बस इतना से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका आंसर्स दें, उसके पहले मैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन दे देती हूँ। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है इन्होंने क्या किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। इन्होंने किया क्या? इस पे अल्फा रे, एक इन्होंने गोल्ड की प्लेट ली, बहुत ही थिन शीट ली गोल्ड की, और इस पर अल्फा पार्टिकल्स की इन्होंने क्या कराई? बमबारी कराई, ठीक है। यानी कि बम्बर्ड किया, उसको फेंका। किस पर फेंका? अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा रेज को इस प्लेट पर, इस गोल्ड प्लेट पर फेंका, ठीक है। तो जब इन्होंने इस गोल्ड प्लेट पर अल्फा रेज को डाला तो इस गोल्ड फॉइल पर कुछ एक्सपेरिमेंट देखने को मिले, कुछ ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने। तो जो ऑब्जर्वेशन किया वो क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये देखा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मीन्स ये जो फॉइल है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो पास होते चले जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या देखा? सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ हैं जो कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मीन्स पहला इन्होंने देखा कि पास हो जा रहे हैं, दूसरा इन्होंने देखा कुछ हैं जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये देखा, दोनों ही समझ आ गया। और थर्ड इन्होंने जो देखा वो देखा कि लगभग 12,000 पार्टिकल में से कोई एक आध पार्टिकल्स रिबाउंड हो जा रहा है, ठीक है। रिबाउंड हो जा रहा है मीन्स वो वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इन्हें पता चला कि सारे के सारे अल्फा कट्स पास हो जा रहे हैं, कुछ हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं थोड़े बहुत, और कुछ हैं जो कि वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रहे हैं, ठीक है। और जो वापस आ रहे हैं ये कितने हैं? 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक आध पार्टिकल्स वापस आ रहा है। तो कॉन्क्लूजन क्या निकला? इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे ये तीन, इनके कॉन्क्लूजन्स क्या निकले? तो पहला कॉन्क्लूजन ये था, एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है? जो ये गोल्ड फॉइल है, इनके बीच में क्या है? एक एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। और इसी एम्प्टी स्पेस को क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है। समझ आया? क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन आया था वो ये था, एटम कंटेन्स सेंटरली प्लेस्ड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस because few alpha particles suffered deflected and very few, that is 1 in 12,000 bounded back, ठीक है। तो कैसे पार्टिकल्स थे इसके अंदर? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे इस न्यूक्लियस में, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन कहलाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना सही आंसर देना था, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस था उसमें क्या प्रेजेंट है? एक एटम के रूप में उसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और उसका नाम क्या है? प्रोटॉन, ठीक है। ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद देयर सेल्स, ठीक है। किसके? सिर्फ यहाँ पर स्केच करना है। क्या स्केच करना है? बोर्स मॉडल को स्केच करना है, ठीक है। तो 4 सेल्स होते हैं, KLMN 4 सेल्स होते हैं, और बीच में ये आपका न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये आपने न्यूक्लियस ले लिया, आपने चारों सेल्स बना दिए, बस KLMN सेल बना दिया, बस ऐसे ही आपको दिखाना है बोर्स मॉडल को। अब बोर्स मॉडल डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपका एक्सरसाइज में आएगा वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 49 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके नाम आपको मेंशन करने हैं। तो आपको पता है कि किसी भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ठीक है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4U, U का मतलब यहाँ पर यूनिट से हो गया, एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हीलियम एटम में एटॉमिक मास इसका कितना है? 4 यूनिट है, एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 2 हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? देखो चीज़ें हमेशा समझना, एटॉमिक मास दिया है,
प्रोटॉन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास आपको गिवन है। और जब भी आपसे न्यूट्रॉन की बात करें तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दो, आपको न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, न्यूट्रॉन में से आपको क्या करना, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, मास में से नंबर को माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6C12, तो ये क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो जब मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे, 12 माइनस 6 करोगे, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, निकल कर आ गया। प्रोटॉन क्या हो गया, 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगभग इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 हो गए। न्यूट्रॉन कैसे निकाला हमने, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया, 12 माइनस 6, 6 आ गया। तो यहाँ पर भी आपको देखना है, बहुत ही ईजी है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पूछ रहा, प्रोटॉन आपको पता है कितने हैं, 2 हैं। एटॉमिक मास पता है कितना है, 4 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हीलियम He, प्रोटॉन यहाँ पर 2 हो गया, 2He4, यही हो गया, 2 हीलियम 4, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप क्या करेंगे, 4 माइनस 2, तो कितना हो गया, 2। इसका मतलब कितने न्यूट्रॉन आ गए, 2 न्यूट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम एटम में इनके डिस्ट्रीब्यूशंस लिखने हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनके एटॉमिक नंबर। अगर हम कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और 6 का रिप्रेजेंटेशन जब आप करोगे तो क्या होगा, 2 4 होगा। तो KLMN ऐसे ही तो शेल हम करते जाते हैं। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट यहाँ पर कितने हैं, 4। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो 2 and 4, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसको लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कार्बन एटम इज 2,4। ठीक है, सेम अगर हम सोडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है उसका 11। जब 11 होता है और आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, 2 8 1, बिकॉज K सेल में 2 होते हैं मैक्सिमम, L सेल में 8 होंगे, उसके बाद M सेल में भी 8 होंगे मैक्सिमम। ठीक है, 2 8 18 होता है, 8 रखा जाता है। ठीक है, तो M पर कितना होगा, 1। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये आउटर मोस्ट होते हैं ना, सबसे बाहर वाले, ये वैलेंसी कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ K and L सेल ऑफ एन एटम्स आर फुल, K and L सेल क्या है, फुल हैं, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जब K और L सेल फिल हैं। तो आपको पता है, मैंने अभी क्या बोला, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और दोनों ही सेल्स क्या हैं, फुल हैं। तो इसका मतलब उसका एटम्स का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर, वो कितना होगा, 10 होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम में। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई K and L सेल ऑफ एन एटम्स आर 2 and 8 रिस्पेक्टिवली। Therefore, if K and L cell of an atoms are full, then the total number of electron in the atom would be 2 plus 8 is equal to 10 electrons. I hope आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ सिंपल सा आपको इनके एटॉमिक्स नंबर पते होने चाहिए। जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। If the number of electron in the outermost cell of an atoms of an element is less than or equal to 4, then the valency of element is equal to the number of electron in the outermost cell. For example, जैसे कि मान लो 2 8 1 लिखा आपने, तो आउटर मोस्ट सेल आपको देखना है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 4 हैं तब तो आप उसकी वैलेंसी 4 ही लिख देंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर नंबर 4 से ज़्यादा हो गए, मान लो 2 8 5 हो गया, तब बैलेंसी आपके 5 नहीं होगी, आप इसको 8 से माइनस करके देखेंगे। 8 - 5 बैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। तो वैलेंसी 1 to 4 बढ़ती है,
उसके बाद 4 से फिर घटने लगती है। तो वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लोरीन की बात हो रही है। तो क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है, ठीक है। तो 17 को आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 287, यही लिखेंगे 287। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, बट वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप 8 - 7 करेंगे तो वैलेंसी कितनी मिलेगी, 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1। सेम ऐसी अगर हम सल्फ़र की बात करेंगे तो सल्फ़र का 16 होता है, 286, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में 6 है, 8 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। सेम ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की करेंगे तो मैग्नीशियम का होता है 12, 282। इसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो कि 4 से लेस देन है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। तो आई होप बैलेंसी भी आपको निकालनी आ गई है, ठीक है। इसको मैंने कराया भी है एक आपको वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ 8। किसकी बात कही गई है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कही गई है, 8 है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो जब भी एटॉमिक नंबर की बात करें आप हमेशा प्रोटॉन के इक्विवेलेंट कर देना, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना है, 8 है, सो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 8। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, एटम पर कैसा चार्ज होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो एटम्स में कैसा चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा, है ना, बिकॉज दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल हैं, बट चार्ज कैसे हैं, अपोजिट हैं। सो द नंबर ऑफ, अगर हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज ऑन द एटम्स, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, with the help of table 4.1 find out the mass of oxygen and sulfur atom, ठीक है। किसकी हेल्प से, टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब टेबल में क्या दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिए गए हैं, आपसे पूछा गया मास क्या होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो किसकी क्या निकल कर आएगा, मास। तो मास का फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन दे रखा है 8 और न्यूट्रॉन दे रखा है 8, तो मास कितना हो जाएगा, 16। मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। सेम अगर हम सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र में प्रोटॉन दे रखा है 16 एंड न्यूट्रॉन दे रखा है 16, तो मास कितना हो जाएगा इसका, 32। तो मास क्या होता है, मास की जब भी बात होगी, मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास आ जाएगा, बस ये आपको समझना है, ठीक है। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द सिंबल HDT tabulate 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड ईच ऑफ देम, ठीक है। सिंबल दे रखा है HDT, tabulate 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फॉर ईच ऑफ देम। H हो गया, D हो गया, T हो गया। H मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का आपको पता है किस पर रखा गया, 1 पर रखा गया है। तो 1 0 1, यानी कि अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो एक ही प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डी का याद रखना है आपको, 1 1 1, तीनों ही जो सब पार्टिकल्स हैं इसके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तीनों ही कितने होते हैं, 1 होते हैं डी के केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। वेरी इजी क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आपको समझना है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। जब भी आइसोटोप्स दिखे, आइसोटोप्स मीन्स एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे, क्या इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे, और जब भी आइसोबार्स की बात होगी एटॉमिक मास इक्वल होंगे, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, कैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। आइसोटोप्स, आइसो तो दोनों में ही है, एक है टोप और एक है बार, है ना। तो तोप न्यूक्लियस की तरह ही होती है, तो तोप से याद रखना न्यूक्लियर N, ठीक है। तो जहाँ पर टोप लगेगा याद रखना N, यानी कि नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल होने चाहिए। और जब एक टोप आपका क्लियर हो गया कि टोप न्यूक्लियर है, तो बार क्या होगा, वो मास ही होगा, सीधी सी बात है, तो वो मास से रिलेटेड हो जाएगा। तो आइसोटोप्स में टोप हो गया नंबर, न्यूक्लियर, ठीक है, N फॉर नंबर। तो यहाँ पर हो गया आपका एटॉमिक नंबर इक्वल होगा, इसमें एटॉमिक मास इक्वल होगा। बस आपको क्या करने हैं, 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो कार्बन का अगर हम लिखते हैं
कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका आइसोटोप्स होगा 6C12 एंड 6C14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6C12 का क्या होगा 2,4 हो जाएगा, और 6C14 का भी क्या हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। तो ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के, जिसमें एटॉमिक नंबर आप देखो सेम है, बट अगर हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो डिफरेंट है। यहाँ पर एटॉमिक मास 12 है, यहाँ 14 है, ठीक है। अगर हम आइसोबार्स की बात करेंगे तो कैल्शियम और आर्गन ले लो। कैल्शियम में एटॉमिक नंबर 29, ये गलत है, 29 नहीं होगा, 20Ca40 होगा, ठीक है। और आर्गन का क्या होता है 18Ar40 होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में अगर आप देखोगे तो आपको एटॉमिक मास इक्वल दिख रहा है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट दिख रहा है। तो जब भी एटॉमिक मास इक्वल हो तो वो क्या हो गया आइसोबार्स हो गया, तो आपको दिखा देना है, ठीक है। अब ये है आपका एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और हाँ, जैसे ही आपका एक बार ये एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बच जाता है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है, तो वो मैं आपको करा दूंगी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो आप जितना ही वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, सभी लोग इसको देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, बेनिफिट ले सकेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, बिकॉज योर लाइक इज़ आवर फीलिंग, मीन्स लगता है कि हाँ चलो कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, बच्चे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।